केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। कुछ ऐसी ही सोच रखने वाले भारत के महान समाज सेवक राजीव दीक्षित को तो आज सभी जानते हैं। वो ऐसे महान व्यक्तियों में से एक हैं जिनकी भारत को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यही वो इंसान थे जो कि सच्चाई पर भरोसा और बिना किसी डर के बुराइयों के खिलाफ जोरदार आवाज उठाने की हिम्मत रखते थे। यही वजह है कि इन्हें हमारे देश के लोग बड़े ही सम्मान से राजीव भाई बुलाया करते थे। राजीव दीक्षित के रग रग में स्वदेशी चिंगारी थी। इसके अलावा वो जो भी जानकारी अपनी स्पीच के दौरान पब्लिक को देते थे वो पूरी की पूरी तरह फैक्ट्स पर बेस्ड होती थी। उनकी हर एक बात का सबूत उनके पास मौजूद होता था। यही वजह है कि कोई भी उन्हें गलत साबित नहीं कर पाता था। राजीव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेशी कंपनियों में मिली नौकरी को ठुकरा दिया। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राजीव दीक्षित की कहानी की शुरुआत होती है 30 नवंबर 1967 से, जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम राधेश्याम दीक्षित तो माता का नाम मिथिलेश कुमारी था। बचपन से ही राजीव पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। फिरोजाबाद से स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक पूरा किया। फिर उसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से एमटेक भी पूरा किया। वो एक होनहार इंजीनियर बने। अपनी शुरुआती करियर में उन्होंने CSIR और फ्रांस के टेलीकॉम सेक्टर के लिए काम भी किया, मगर उनके अंदर हमेशा से ही देश के लिए कुछ करने की चाह थी। वो भगत सिंह, ऊधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे। राजीव का अब पूरा ध्यान विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में किए जा रहे लूटपाट पर केंद्रित हो गया, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां घटिया माल बनाकर हम भारतीयों को बेचा करती थी और फिर सारा मुनाफा लेकर अपने देश निकल जाया करती थी। इस समस्या से बचने के लिए देश में रहने वाले लोगों को जागरूक करना जरूरी था। ये काम शुरू किया राजीव दीक्षित ने। उन्होंने लोगों को ये समझाना शुरू कर दिया कि विदेशी कंपनियों को बॉयकॉट करें और स्वदेशी कंपनियों का इस्तेमाल करें, तभी हमारा देश तेजी से आगे बढ़ पाएगा। और यही वजह थी कि उन्हें इतनी कम उम्र में भी पसंद किया जा रहा था। वो अपनी इस कम उम्र में ही 12,000 से ज्यादा प्रेजेंटेशंस दे चुके थे, जिसमें उन्होंने भारत में खराब माल बेच मुनाफा कमाने वाली 5,000 कंपनियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। जिसके बाद उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए स्वदेशी कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स की पर्चियां तक बंटवाई थी, ताकि लोगों को इस बात का पता लग सके कि भारतीय कंपनियां कौन सी हैं और कौन सी नहीं। अपने इस आंदोलन के जरिए राजीव दीक्षित ने लोगों के बीच एक अलग पहचान बना ली। उनका मानना था कि भारतीय आयुर्वेद जैसा इफेक्टिव मेडिकल साइंस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। उन्होंने लोगों से इसीलिए ही अपील तक करी कि एलोपैथी की जगह अपनी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद से करने की कोशिश करें। जिसके बाद उन्होंने बाबा रामदेव के साथ कई अभियानों को अंजाम तक दिया। साथ ही 9 जनवरी 2009 को वो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए। इस ट्रस्ट का भी मेन मोटिव यही था कि भारत करप्शन फ्री हो, साथ ही आयुर्वेद और योग को बढ़ावा मिले। इस आंदोलन की शुरुआत करते वक्त बाबा रामदेव और राजीव ने शपथ ली थी कि वो सिर्फ कुशल लोगों को ही वोट करेंगे, साथ ही देश की बाकी जनता को भी प्रेरित करेंगे उन्हें ही वोट देने के लिए। साल 2016 में जो नोटबंदी करी गई थी उसके बारे में राजीव दीक्षित ने कई सालों पहले ही कह दिया था कि अगर भारत में काले धन को रोकना है और तो 500 और 1000 की नोटों को बंद करना पड़ेगा। जिसके बाद बाबा रामदेव और राजीव ने स्ट्रेटजीज बनाई कि पहले लोगों के बीच हम सारी सच्चाई लाएंगे, फिर देशभक्त और बुद्धिमान लोगों को अपने से जोड़कर एक मजबूत पार्टी बनाकर 2014 लोकसभा इलेक्शंस में भाग लेंगे। हालांकि वक्त बदला और बाबा रामदेव फेमस होते चले गए। तब उन्हें राजीव की बातों में दम लगना कम हो गया। उन्होंने राजीव को पीठ दिखाना शुरू कर दिया। कई आउटसोर्स तो ये तक दावा करते हैं कि बाबा रामदेव राजीव की लोकप्रियता से घबरा गए थे। उन्होंने राजीव के खिलाफ उस दौरान कई षड्यंत्र भी रचे। 30 नवंबर 2010 वो तारीख थी जब राजीव दीक्षित को दिल का दौरा पड़ता है। उन्हें जल्द ही अस्पताल पहुंचाया जाता है, मगर वो दम तोड़ देते हैं। इस तरह अपनी पूरी जिंदगी देश पर न्यौछावर करने के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बाद में राजीव जी के समर्थकों ने उनकी मौत का आरोप बाबा रामदेव पर लगाया, क्योंकि मौत के बाद राजीव का पूरा शरीर नीला पड़ गया था, जैसा कि किसी को जहर देने के बाद होता है। साथ ही कई बार पोस्टमार्टम के लिए दबाव बनाए जाने के बाद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। राजीव जी का शरीर शमशान घाट न ले जाकर पतंजलि शिविर में ले जाया गया। हालांकि हत्या के आरोप कभी भी साबित नहीं हो सके, इसीलिए इस आरोप की पुष्टि हम नहीं करते हैं। राजीव जी भले ही आज दुनिया में नहीं है, मगर उनकी स्पीच आज भी खूब सुनी जाती है। लोग उनकी स्पीच सुनकर आज भी खूब मोटिवेट होते हैं। उम्मीद करते हैं कि राजीव दीक्षित की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।